हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द 1.4। पहले हम देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट के बारे में कि क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट लग रहा है 1.4 के अंदर। फिर हम पूरे के पूरा क्वेश्चंस को करने वाले, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल सॉल्व हियर। तो 1.4 से पहले मैंने 1.1, 2, 3 पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन के साथ में मैंने डाला हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर भी लिंक आ रहा होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो अब 1.4 में क्या सीखना है वो देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया था सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, टाइप ऑफ सेट्स देख लिए थे। अब हम एक नई चीज़ सीखने वाले जिसका नाम होता है वेन डायग्राम। क्या सीखने वाले हैं? वेन डायग्राम। बेसिकली वेन डायग्राम का मतलब क्या है? ठीक है, वेन डायग्राम एक तरीके से किसी भी चीज़ को इजी वे में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। वेन डायग्राम की उत्पत्ति, ये पैदा, ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, अब आपको मैं इसके बारे में डिटेल में समझाऊं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखनी है। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स के बीच की जो रिलेशनशिप हम दिखाएंगे, जो रिश्ता दिखाएंगे, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन ऑफ डायग्राम्स। हम इसको वेन डायग्राम क्या किस काम लेते हैं, किस काम में आता है वेन डायग्राम? बेसिकली वेन डायग्राम का काम आने का जो मतलब है, जहाँ पे काम आता है वो होता है कि हम किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उस रिप्रेजेंटेशन को, सेट्स के बीच में रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम काम में लेते हैं। ठीक है, किसने इसको पहली बार लॉजिकली या फिर बोल दो कि किसने मैथमेटिकली इसको शो किया था? तो जॉन वेन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने वेन डायग्राम बनाया था सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो किस तरीके से दिखता है ये? इसके अंदर दो चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, पहला तो रेक्टेंगल्स का, दूसरा सर्कल्स का यूज़ करते हैं। ओके, इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं टू शो द डेटा को शो करने के लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरीके से कौन कौन सा डेटा और कौन कौन सी चीज़ें किस चीज़ को डिनोट करती हैं। तो वेट हम बताएंगे एक एक कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को डिनोट करेगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है और उसको वेन डायग्राम में कैसे समझाते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको वेन डायग्राम में घुसने से पहले एक चीज़ समझनी होगी, वो होगी यूनियन ऑफ द सेट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द यूनियन ऑफ सेट? देखो, मैं अगर बहुत इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ यूनियन ऑफ सेट का मतलब, तो एक सेट ले लो ए जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, एक सेट ले लो बी जिसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी, मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक सेट है ए और एक सेट है बी, अगर मैं इससे क्या बोलूँ कि इन दोनों का यूनियन ऑफ सेट निकालो, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना। यूनियन ऑफ सेट को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूँ, देखो मैंने ये तो एक सेंटेंस में बोल दिया कि फाइंड द यूनियन सेट ऑफ द ए एंड बी, क्लियर होगी। अगर इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूँगा तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ए यू बी, इस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यूनियन ऑफ सेट को। आई होप क्लियर द पॉइंट कि ए यूनियन बी इसको बोलते हैं और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ए लिखते हैं, फिर यू का साइन लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं। इस तरीके से हम यूनियन ऑफ टू सेट्स लिखा जाता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में है 2, 4, 6, 8, क्लियर होगी बात। और आपके पास है यहाँ पे बी की वैल्यू जो है 6, 8, 10 और 12। मैं आपसे बोलता हूँ कि ये दो, एक ए सेट है, ये एक बी सेट है, और पता करो कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी ना, वो होगी इन दोनों सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को अगर मैं एक साथ लिख दूंगा तो उसको बोलेंगे ए यू बी या ए यूनियन बी, जो कि क्या क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा और 12 भी होगा। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 2 बार 6 आया है, तो जब 2 बार कोई एलिमेंट आता है उसको सिर्फ कितनी बार रिप्रेजेंट करते हैं? ओनली सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लिखा है हमने 8, फिर लिखा है 10, फिर लिखा है 12। तो कोई भी एलिमेंट अगर 2 टाइम आ रहा है तो उसको सिर्फ एक बार ही लिखना है यूनियन में, रिपीट नहीं करना है। तो जो ये वाला जो सेट होगा वो होगा ए यूनियन बी। तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि यूनियन का मतलब बेसिकली होता है कि दो सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को मिला के लिख दिया जाए तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? यूनियन। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए यू बी, मतलब ए यूनियन बी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो।
अब अगर इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो जो ये आपका रेक्टेंगल जो होता है ना, वो पता है क्या होता है? वो होता है सारे नंबर्स जितने भी आपके पास में यूनिवर्सल नंबर जो रियल नंबर्स होते हैं वो। यहाँ पे 1 2 3 4 सब कुछ है। तो मैंने जो आपका ए जो सेट है वो कुछ हिस्सा होगा पूरे नंबर्स का। दिस इज यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट है। ये पूरा रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। और जो ए है उसके अंदर थोड़े से एलिमेंट है, तो एक सर्कल बनाएंगे। वो सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा आपके 2 को, 4 को, 6 को और 8 को। क्लियर होगी बात? और बी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 6 को, 8 को, 10 को और 12 को। तो यहाँ पे 2 सर्कल बना दिए मैंने, इन दोनों को मैंने मिला दिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने मिला दिया और कुछ इस तरीके से मिलाया क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे तो दोनों में ही प्रेजेंट हो सकते हैं। और दोनों को क्या कर दिया मैंने? शेडेड कर दिया, शेडेड पार्ट में लिख दिया, इन दोनों को शेडेड कर दिया। तो इस तरीके के वेन डायग्राम को बोलते हैं ए यूनियन बी टाइप ऑफ डायग्राम। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से हम ए यूनियन बी डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब दो सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को कंप्लीटली मिला दिया जाता है तो वो होता है ए यूनियन बी। वेन डायग्राम में जो रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल का मतलब है कि बहुत सारे नंबर। अब जो ए है, ए जो सर्कल है वो है सिर्फ ए के अंदर, सेट ए के अंदर आने वाले एलिमेंट्स के बारे में बात करेगा, ये वाला सर्कल। और जो बी है वो बात करेगा सिर्फ और सिर्फ बी के अंदर आने वाले एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे ए और बी के अंदर आने वाले एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? देखो यहाँ पे आ रहा है आपका 2 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। क्लियर होगी बात? 4 आ रहा है, 4। और उसके बाद में 6 आ रहा है। तो जो 6 है वो ए में भी है और बी में भी है। तो क्या मैं इन दोनों के मिलने के वाली जगह पे लिख सकता हूँ? 6 को बिल्कुल लिख सकता हूँ। 8 भी दोनों के मिलने वाली जगह पे लिखा जा सकता है। क्लियर? और बाकी आगे क्या है यहाँ पे? 8 के अलावा, 6 के अलावा, ए के तो हो गए ख़त्म और बी के अंदर बचा क्या? 10 है, 12 है। ठीक है, तो ये वो एलिमेंट है जो ए के अंदर है और बी के अंदर है। और ये 6 और 8 ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, इसलिए मैंने इनको दोनों की कॉमन जगह पे लिख दिया। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द यूनियन, ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्लियर हो गई बात? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यूनियन को लेके, ए यूनियन बी को लेके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जहां पे आपको कहीं पे भी ए यूनियन बी लिखा हुआ मिले और अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए बी यूनियन ए, ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? इक्वल ही होता है। और इन दोनों के इक्वल होने के मतलब कोई कौन सा लॉ बोलते हैं? हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो आई होप व्हाट इज द कम्यूटेटिव लॉ मीन्स आप समझ गए हो। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि जब दो यूनियन ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल होगा बी यूनियन ए के, तो इसका ही मतलब होता है लॉ ऑफ कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव लॉ। तो एवरीथिंग इज क्लियर। पहले लॉ के बारे में आप समझ गए। दूसरी एक प्रॉपर्टी या दूसरा लॉ होता है जिसका नाम होता है एसोसिएटिव लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एसोसिएटिव लॉ? देखो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, अगर मैं ए यूनियन 3 सेट हैं अगर आपके पास में और उसमें मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी और उनका यूनियन सी के साथ में, वो हमेशा इक्वल होगा बी यूनियन सी का यूनियन ए के साथ में के। तो आपको इसका मतलब समझना है कि अगर मैं 3 सेट लेता हूं और इन तीनों का यूनियन लिखता हूं वो हमेशा इक्वल होगा ए बी और सी के यूनियन के, चाहे मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूं या अंदर लिखूं। इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये नाम याद रखने सीधा नाम आ जाता है। तो व्हाट इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियंस। ठीक है, तो एसोसिएटिव का मतलब जब 3 सेट यूनियन की बात कर रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ एक सेट ए है मेरे पास में और एक सेट है फाई। अब आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि फाई क्या होता है। फाई रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट को। और आपको एक बात तो पता होगी, अगर मैं यहाँ पे एक ए सेट लिखता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट आता है 1 2 3, तो ऑटोमेटिकली जो फाई होता है वो इस ए का अपने आप में एक एलिमेंट होता है। फाई हर एक सेट का एलिमेंट होता है, चाहे आप लिखो या मत लिखो। फाई का मतलब है एम्प्टी। तो ये इसका एक सबसेट होता है, इसका एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं ए यूनियन फाई लिखता हूँ, मतलब एक सेट ए है और एक एम्प्टी सेट फाई है, इन दोनों को मिला के मैं ए लिखूँगा।
बात आ गई समझ में? या फिर अगर मैं ऐसे भी लिखता ना फाई यूनियन ए, तो इसका मतलब भी सेट ए ही होता। तो इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसको लॉ बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब क्या है इसका? फाई इज आइडेंटिटी ऑफ यू। मतलब क्या है इसका, समझाता हूँ कि जो फाई जो है ना, जो फाई जो है वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो एम्प्टी सेट होता है वो कुछ नहीं होता है, वो एक पार्ट होता है हर एक सेट का। या बोल सकते हो फाई इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। गॉट इट? लेट्स मूव फर्दर। नाउ हम बात करते हैं, ये आपको बात, अब देखो ए यूनियन ए लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं? ए को ए के यूनियन के साथ में लिखता हूं। ये लो होता है आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लो क्या बोलता है? आइडेम्पोटेंट लो बोलता है कि अगर कोई एक सेट है, फॉर एग्जांपल एक सेट ले लिया मैंने ए, जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, और अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसी सेट के साथ में यूनियन बताओ, तो ऑफ कोर्स ए यूनियन ए क्या आने वाला है? इसी के ही एलिमेंट आने वाले हैं 1 2 3। गॉट इट? तो आइडेम्पोटेंट लॉ बोलता है कि किसी भी सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स और उसी सेट के साथ में अगर यूनियन की फॉर्म में लिख दिए जाएं, तो वो हमेशा उसी सेट के या फिर उसी सेट के बराबर होगा। गॉट इट? लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, उसके साथ में अगर मैं ए का क्या लिखता हूँ? मैं यूनियन लिखता हूँ। यूनिवर्सल सेट का मतलब समझाता हूँ। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सेट ऑफ, यहाँ पे आपको दे रखा है यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है? तो सारे के सारे नेचुरल नंबर इस सेट में आएंगे, और ए जो है वो सेट यहाँ पे लिखा है मैंने पॉजिटिव 1 2 3 4, बस इतना। तो आप मुझे ये बताओ कि इस u का और इस a का अगर मैं यूनियन निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा? ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर ही निकल के आएंगे। तो वही होता है कि जो यूनिवर्सल सेट जब किसी भी उसके छोटे पार्ट के साथ में अगर यूनियन की फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो उसको हम यूनियन ही लिखते हैं या यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको लॉ ऑफ यू या फिर लॉ ऑफ यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये कंप्लीट प्रॉपर्टीज थी। एक बार फटाफट बताता हूँ। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? दो सेट का यूनियन उल्टा लिख दिया जाए तभी भी सेम ही रहेगा। 3 सेट का यूनियन आगे पीछे लिख दिया जाए तभी भी सेम ही रहेगा। अगर मैं किसी भी सेट के साथ में 5 का यूनियन लिख दूँ तो सेम एग्जैक्टली सेम वही सेट आ जाएगा। अगर एक सेट है उसका यूनियन उसी सेट के साथ लिख दिया जाए तो वही सेट वापस आ जाता है। अगर एक यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है, उसका किसी छोटे वाले सेट के साथ में अगर मैं यूनियन निकालता हूं तो जो आपका यूनिवर्सल सेट आया था वही उसका आंसर होगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, इसको बोलते हैं इडेम्पोटेंट लॉ या आइडेम्पोटेंट लॉ भी बोल देते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा आगे पीछे हो जाता है सबसे। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है? फाई है। ठीक है, फाई इज नथिंग बट द एम्प्टी सेट। जब एम्प्टी सेट किसी भी सेट के साथ में यूनियन की फॉर्म में लिखा जाता है तो वहाँ पे क्या आता है? वो उसी सेट को, वही सेट हमें वापस से मिल जाता है। तो आई होप एवरी पॉइंट इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव फर्दर। नाउ वी विल लर्न अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये समझना है। इंटरसेक्शन अगर मैं बहुत 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 सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ इंटरसेक्शन का मतलब, तो देखते हैं। ये बुकिश लैंग्वेज है, इसको आप रीड कर सकते हो। देखो एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में ए का एलिमेंट है 1 2 3 और बी का एलिमेंट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है 2 3 एंड 4। अगर मैं कोई आपसे पूछे कि इंटरसेक्शन सेट बताओ ए का बी के साथ में, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उल्टा यू, ऐसे लेटा हुआ यू। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी बताओ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा यहाँ पे? जो दोनों के दोनों सेट में कॉमन है। तो दोनों के दोनों सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? 2 and 3 एंड 2 and 3। तो यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी विल बी 2, 3। तो दिस विल बी योर आंसर। ए इंटरसेक्शन बी विल बी 2 and 3। I hope you got the point. What is the intersection meaning and how we can calculate the set intersection? क्लियर होगी बात? ओके अब नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखनी है वो है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जितना भी फाई जो होता है ना, फाई मतलब एम्प्टी सेट जो होता है
जितना भी एम्प्टी सेट होता है वो हर एक के इंटरसेक्शन का कॉमन होता है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ ए के अंदर और बी के अंदर क्या फाई कॉमन है, एम्प्टी सेट कॉमन है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो फाई होता है वो दोनों के अंदर कॉमन होता है। तो इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ चुके हो कि दो सेट के बीच में जो कॉमन होता है वही इंटरसेक्शन सेट होता है। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं दोबारा से। एक सेट ए है जिसके अंदर 2, 4, 6, 8 क्या है एलिमेंट हैं, और बी है जिसके अंदर क्या है आपका 6, 8, 10 और 12 है। आपसे पूछा कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट ए में और सेट बी में जो कॉमन है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़ क्या आएंगी, ए और इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़ होंगी कि ए के अंदर क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 जो होगा और जो 8 होगा वो दोनों के अंदर कॉमन होगा, तो यहाँ लिखेंगे 6, 8। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ वी कैन कैलकुलेट द इंटरसेक्शन वैल्यू। इंटरसेक्शन इज नथिंग बट द कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन टू सेट्स। दो सेट के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वही इंटरसेक्शन होता है। समझ में आगे बात। इसको किस तरीके से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, ये मान लेते हैं हम क्या है, ये है आपका ए सेट। ये वाला जो सर्कल है वो ए सेट को रिप्रेजेंट करता है, और पूरा का पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे के सारे नंबर आते हैं, और बी वाला सर्कल बी वाले सेट के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। बात आ रही है यहाँ पे इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का मतलब है ये वाला पार्ट जो कॉमन है दोनों सेट के अंदर, उसकी इस बात हुई है, तो इस पार्ट को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जो चीज़ कॉमन होगी उसको हम बीच में लिख देंगे, तो इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। लेट्स मूव फर्दर। एक नोट करने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनना। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, कई बार आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिसजॉइंट सेट। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक सेट है ए, एक सेट है बी, अगर इनका आपसे क्या पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, क्या पूछा जाए, ए इंटरसेक्शन बी बताओ, आप देखोगे 2, 4, 6, 8 ए में आ रहे हैं, 1, 3, 5, 7 बी में आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब फाई, मतलब खाली सेट, कुछ भी नहीं। फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे सेट को, ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे का डिसजॉइंट सेट। जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता दो सेट के बीच में, वो एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट होते हैं। क्लियर होगी बात। लेट इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो ए होगा वो अलग से लिखा जाएगा, जो बी होगा वो अलग से लिखा जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं किसकी, इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन की सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे हमने यूनियन के ऑपरेशंस के जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सिमिलर लाइक हम यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। गॉट इट। तो देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी है कि जो A होता है उसका इंटरसेक्शन अगर सेट B के साथ है, अगर मैं उसको जस्ट उल्टा लिखूं कि B का इंटरसेक्शन A के साथ होगा तो वो दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। इस लॉ को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन यूनियन वाला केस, तो इसमें भी वही सेम रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। इसमें देखो अगर A और B के बीच में कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन है, और वो सी के साथ भी कॉमन है, तो आपको उसको इक्वल मानना पड़ेगा ए के साथ में कॉमन, बी और सी के साथ में कॉमन के साथ। मतलब ए और बी और सी के बीच में कुछ कॉमन है तो वो ए बी सी, अगर बी और सी को अलग ब्रैकेट में लिख दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा इक्वल होंगे। तो इस लॉ को बोलते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ। आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एसोसिएटिव लॉ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कम्यूटेटिव लॉ। लेट्स मूव फर्दर। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंसिडर नहीं करते हैं आप, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि हर दुनिया के हर सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट छुपा होता है। तो एम्प्टी सेट, उसका इंटरसेक्शन अगर मैं किसी भी एक सेट के साथ कर दूं तो वो हमेशा क्या होगा, एम्प्टी ही मिलेगा। कैसे होगा, देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहाँ पे एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट आ रहा है क्या क्या, 1, 2 एंड 3। क्लियर होगी बात। और यहाँ पे दूसरा सेट है कौन सा, 5 मतलब एम्प्टी। तो आप मुझे बताओ कि इस एम्प्टी सेट में और इस एम्प्टी सेट में और इस ए सेट में क्या कॉमन है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द दिस 1, 2, 3 एंड दिस एम्प्टी सेट। तो क्या कॉमन है, आपको मैंने बताया था कि हर एक सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट छुपा होता है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 5 हर सेट में होता है और 5 अकेले में दे रखा है आपको, तो दोनों में कॉमन होगा सिर्फ 5। तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ 5। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ 5। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखनी है,
अगर मैं आपको यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए की बात करूं तो वो हमेशा ए के इक्वल होगा, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल देके बताऊं। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जिसमें सारे नंबर्स आते हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यू इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, यू के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, एक सेट मान लेते हैं यू जिसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। और एक सेट है क्या, एक सेट है ए जिसके अंदर नंबर आते हैं कौन कौन से, ए 1 2 3 1, लेट मी इरेज लिटिल बिट। यहाँ पे नंबर आते हैं ए के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 1 2 3 4। ये है पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स का सेट, और ये है सिर्फ 1 2 3 4 का सेट। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में पूरे नेचुरल नंबर में और 4 नेचुरल नंबर में कॉमन क्या होगा, सिर्फ 4 नेचुरल नंबर ही कॉमन होंगे। मतलब ए जो होगा वही तो कॉमन होगा यू और ए में। तो यही लो ये बोलता है, क्या बोलता है ये लो, कि अगर पूरे यूनिवर्सल में, यूनिवर्सल सेट के अंदर से अगर ए का कॉमन निकाला जाए तो ए ही आपका निकल के आता है। तो ये होता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट या यूनिवर्सल लॉ। नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि आपकी बात करता है कि कोई भी एक सेट दे रखा है ए जिसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, और अगर मैं दूसरा भी सेट सेम ले लूँ ए जिसके अंदर 1 2 3 आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये दोनों सेम ही है, कहने का मतलब तो एक ही लिया है मैंने, लेकिन ये इसको समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल लेना जरूरी था। तो ए इंटरसेक्शन ए, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में ए ही कॉमन होगा, 1 2 3 कॉमन होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, वही आ गया पीछे वाला जो आपका यूनियन में लो होता था, आइडेम्पोटेंट। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलता है, अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही कर लिया जाए तो ए ही आंसर आएगा। यार 1 2 3 ए में है, दूसरा भी ए बोला है, तो इसका इंटरसेक्शन ए ही तो होगा ना यार। नेक्स्ट चीज आपसे क्या बोली है, ध्यान से देखो। अगर एक का कोई ए है और बी और सी के यूनियन के साथ में इसका इंटरसेक्शन कर लिया जाए तो वो सामने आपका क्या देगा आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मुझे थोड़ा अलग लिखने दो। तो नेक्स्ट आपका लॉ होगा ये, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या करता है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है इंटरसेक्शन और यूनियन के बीच में। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बी यूनियन सी है, मतलब एक सेट बी है एक सेट सी है, इन दोनों को मिला दिया मैंने, यूनियन में लिख दिया। इनका किसी सेट ए के साथ में मैंने निकाला क्या, इंटरसेक्शन निकाला, तो वो हमेशा इक्वल होगा ए के बी के इंटरसेक्शन के और ए के सी के इंटरसेक्शन के यूनियन के बराबर। नहीं समझ आया, एग्जाम्पल दे के समझाओ। चलो एग्जाम्पल दे के समझते हैं। एक सेट ले लेते हैं ए जिसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं क्या, हम रखते हैं 1 2 3 1 2 3। क्लियर होगी बात, ओके क्लियर होगी बात, ओके। यहाँ लेते हैं सेट बी जिसके अंदर वैल्यू रखते हैं, आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, मैं रखता हूँ यहाँ पे 3 4 5। और एक ले लेते हैं सेट सी जिसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे क्या, अलग भी रख सकता हूँ मैं, सी के अंदर यहाँ रखूँगा मैं 5 6 9 और 8, कुछ भी ले सकते हो रैंडमली कुछ भी। इन्होंने बोला है कि ए यूनियन सी बी यूनियन सी निकालो, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी पे क्या होगा, बी और सी का यूनियन निकालेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 5 को रिपीट करना है, बाकी सबको सेम लिख देना है। तो यहाँ पे चीज़ आएंगी 3 4 5 को एक बार लिखना है क्योंकि दोनों में आ रहा है तो दो बार नहीं लिख सकते, 6 9 और 8 लिख दिया, बी यूनियन सी लिख दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि ए आपके पास ऑलरेडी है, इन्होंने बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब इसके और इसके बीच में आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब इसके इस ए के और बी यूनियन सी के बीच में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप मुझे बताओ कि इस ए में और इस बी यूनियन सी में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि 3 कॉमन है। क्या आ रहा है, सिर्फ 3। तो आप बोल सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज नथिंग बट ओनली 3। 3 ही आ रहा है ना, 3 आ रहा है सिर्फ, ओके। अब आपको इसको प्रूफ करना है इस सामने वाले के इक्वल, इस सामने वाले के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखो ए की जो वैल्यू है वो इंटरसेक्शन बी होनी चाहिए। करते हैं ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन क्या है, तो 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3। तो यहाँ पे लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट
3। नेक्स्ट ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन क्या है, तो ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन है ओनली 5, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन सी इज 5। आपको बोला है कि इन दोनों का यूनियन लिखो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का यूनियन लिखना है। तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के लिखना है। 5 तो हर किसी में आता ही है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा क्या, 3। तो यहाँ पे भी 3 आ रहा था एलएचएस में भी और आरएचएस में भी 3 आ गया। ये आपका प्रूफ होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बात आगे समझ में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है, आई प्रूव्ड दैट। अब हम बात करेंगे कि कुछ वेन डायग्राम्स के बारे में कि किस तरीके से चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास में 3 क्या है, ए बी सी क्या है यहाँ पे, अगर 3 आपके पास में डिफरेंट सेट हैं और कोई आपसे बोले कि बी यूनियन सी बताओ, तो हम एक सेट ही ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा। बी यूनियन सी का मतलब है कि बी के अंदर आने वाले भी एलिमेंट और सी के अंदर आने वाले भी एलिमेंट, इनको शेडेड कर देंगे, मतलब उनको शेड कर देंगे, उनके अंदर पेंसिल से मार्क कर देंगे, इस तरीके से उनको फिल कर देंगे। क्लियर हो गई बात? ओके, आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 सेट हैं, उनमें आप ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो यहाँ पे जो 3 सेट थे आपके ए बी और सी, उनके अंदर ए और बी के अंदर आने वाला कॉमन चीज़ क्या होगी, तो ये जो पार्ट होगा वो ए और बी के अंदर आने वाला पार्ट होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि देखो बी और सी का यूनियन, बट बी और सी का यूनियन क्या होगा, ये पूरा बी का हिस्सा और सी का हिस्सा, इसके साथ में आपसे बोला है कि इंटरसेक्शन बताना है जो सिर्फ और सिर्फ ए से मिल रहा हो, तो दिस पार्ट विल बी डार्क, ये इस पार्ट को हम डार्क कर देंगे, शेडेड कर देंगे। नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछे कि 3 आपके सेट हैं ए बी सी, उन 3 सेट में ए इंटरसेक्शन सी बताओ, तो जो पार्ट ए और सी में कॉमन होगा उसको शेड कर देंगे। तो इस तरीके से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। 3 सेट है ए बी सी, कोई पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। और कोई पूछे कि ए इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो ए इंटरसेक्शन सी होगा। और बोले कि दोनों का यूनियन बताओ, तो पूरे के पूरे पार्ट को जो दोनों का है, दोनों का कॉमन है, उसको हम शेड कर देंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी और यूनियन सी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन को इस तरीके से, इसको इस तरीके से, तो चीज़ों को कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट थिंग्स। लेट्स मूव फर्दर। Now we will learn the difference of set, how we will differ the set। सेट को डिफरेंस कैसे करेंगे। डिफरेंस का मतलब है माइनस करना। एक सेट ए में से सेट बी को माइनस कैसे करके लिखेंगे। अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है ए माइनस बी, तो वो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, मतलब ए पूरे के पूरे में से कोई सेट ए है, उसमें से बी को माइनस करो, तो हम जो कॉमन चीज़ होगी उसको बाहर निकाल के रख देंगे, मतलब उसको नहीं लिखेंगे। जो पार्ट सिर्फ ए का होगा उसी पार्ट को हम लिखेंगे, तो इसको ही बोलते हैं ए माइनस बी। आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए माइनस बी। समझ आएगा? इसको ही बोलते हैं डिफरेंस ऑफ द सेट। लेट्स मूव फर्दर। अगर आपसे कोई पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ये जो बीच वाला पार्ट होगा ना, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। माइनस बी पार्ट कौन सा होगा, लेट मी चेंज द कलर हेयर। माइनस बी पार्ट होगा, दिस पार्ट इज नोन एज द ए माइनस बी। गॉट इट? दिस पार्ट विल बी नोन एज द ए माइनस बी पार्ट, ग्रीन पार्ट। तो गॉट इट? ए माइनस बी पार्ट क्या होता है और इंटरसेक्शन पार्ट क्या होता है। लेट्स मूव फर्दर। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट का साथ लेते हुए हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। देखो डिफरेंस को दोबारा समझो एक बार जल्दी से। डिफरेंस करना है 2 सेट में। फॉर एग्जांपल आपके पास में सेट ए है, सेट ए है जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं क्या क्या, 1 2 एंड 3। और बी है जिसके अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं क्या क्या, 3 4 6। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए माइनस बी निकालो, तो यहाँ पे ए माइनस बी कैसे निकालोगे। तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में आते हों और ए में नहीं है, मतलब बी में आने वाले एलिमेंट को ए से भी हटा देना है। तो ये जो 3 होगा वो ए से हट जाएगा और ए माइनस बी किस प्रकार लिखा जाएगा, ओनली 1 2 इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि बी माइनस ए लिखो, तो हम यहाँ पे एलिमेंट लिखते 4 और 6 जो बी में है ए में नहीं है, दैट्स इट। अब हम क्वेश्चन से देखते हैं चीज़ों को।
फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यूनियन का मतलब है आपको निकालना है x एक सेट है, y एक सेट है, इन दोनों का आपको निकालना है यहाँ पे क्या, यूनियन, मतलब x यूनियन y निकालना है आपको, x यूनियन y निकालना है। तो यहाँ पे वो एलिमेंट लिखने हैं यूनियन में जो दोनों में आते हो। तो यहाँ लिखेंगे 1 3 5। अब आप बोलोगे दोबारा से 1 लिखो, नहीं, रिपीट नहीं करना, जो आ चुका वो आ चुका। 2 लिखेंगे, 2 नहीं आया, 3 ऑलरेडी आ चुका। तो दीज विल बी द वैल्यू ऑफ द यूनियन। तो ये x यूनियन y की वैल्यूज होंगी। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से यूनियन की वैल्यूज लिखी जाती है। लेट्स मूव फर्दर। आगे आपसे बोला है कि इन दोनों का यूनियन लिखो, ए ई आई ओ यू ए बी सी। तो अगर मैं यहाँ पे ए यूनियन बी लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ए तो आएगा ही आएगा, ई भी आएगा, आई भी आएगा, ओ भी आएगा और यू भी आएगा। लेकिन ये वाला ए है वो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आ चुका। तो रिपीट नहीं करते हैं हम यूनियन में, लेकिन बी तो आएगा ही आएगा क्योंकि बी पहले नहीं आया, और सी भी आएगा। तो इस तरीके से हम यूनियन लिखेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में चीज़ों को दी हुई है। बोला है कि x एक एलिमेंट है सेट ए का, सच दैट x इज आर नेचुरल नंबर एंड द मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स भी हैं और नेचुरल नंबर भी है। तो 3 के नेचुरल नंबर मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। 3 की पूरी टेबल हो सकती है लास्ट तक। और आगे बोला है कि x जो है वो b का क्या है, एलिमेंट है। x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऐसा अब इन दोनों में हमें यूनियन लिखना है। क्या लिखना है, यूनियन। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आप इसका यूनियन लिखना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे a को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, तो जो a के अंदर, सेट a के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। देखो मल्टीपल ऑफ 3 और नेचुरल नंबर क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से ये एलिमेंट्स आपके सेट ए में आने वाले हैं। बी के अंदर आने वाले सेट कौन कौन से होंगे, एक्स एलिमेंट है बी का, बी सेट का, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर लेस देन 6 लेने हैं। तो बी के अंदर जो आएंगे एलिमेंट वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे आपके 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 और 6 होगा। ये आपके बी सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स होंगे। ए के अंदर एलिमेंट्स ये आएंगे और बी के अंदर एलिमेंट्स ये आएंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे और बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों का क्या निकालो, यूनियन निकालो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा आपका यहाँ पे, ए यूनियन बी विल बी व्हाट, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 दोनों में आ रहा है 3 तो एक बार लिखा जाएगा, 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो 5 लिख दिया, 6 दोनों में आ रहा है तो एक बार लिखेंगे, 7 8 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से तो 1 से लेके सारे नेचुरल नंबर्स आप बोल सकते हो कि यूनियन होंगे। एवरी लेस देन ओके दिस 7 विल नॉट बी द कंसिडर, बिकॉज यहाँ पे जो 7 है वो मल्टीपल थोड़ी ना है, 8 भी मल्टीपल नहीं है। तो अब आगे जो जितनी भी वैल्यू लिखी जाएंगी वो 3 की मल्टीपल होंगी। तो जो ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि बी में आ रहा है, ए में नहीं आ रहा हो लेकिन बी में तो आ रहा है। 4 भी लिखना है, 5 और 6 तक तो लिखना ही है, लेकिन 7 नहीं होगा। क्यों, ना तो वो लेस देन 6 नेचुरल नंबर है, ना वो 3 का मल्टीपल है। सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे 9, फिर लिखेंगे 12, फिर सारे के सारे जो 3 के मल्टीपल है उनकी ही आपको एलिमेंट्स यहाँ फिल करना है यूनियन बी में। आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ वी कैन राइट डाउन। ये आपको खुद करना है, दिस इज यू हैव टू सॉल्व योर ओन। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि x क्या है, एलिमेंट है a का, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 1 और 6 के बीच का है। मतलब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो a को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कौन कौन से नंबर होंगे, 1 को इंक्लूड नहीं किया है, लेस देन 1 मतलब ग्रेटर देन 1 का मतलब है 2 आएगा, 3 4 5 और 6 आएगा क्योंकि 6 को इंक्लूड किया है। बीज सेट जो होगा उसके अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 6 से बड़े और 10 से छोटे, मतलब 7 8 एंड 9, 10 और 6 इंक्लूड नहीं होंगे।
अब आपसे मैं पूछूं कि ए यूनियन बी लिखो, मतलब ए के अंदर भी आने वाला और बी के अंदर भी आने वाला। तो ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि ए के अंदर यहां पे आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये वैल्यूज होंगी जो यूनियन में आएंगी। गॉट इट। तो नेक्स्ट ये है आपका, इसमें यूनियन बताओ दोनों में। तो मैंने बताया था जब भी 5 आ जाए इसका मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है। क्या है? एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे अगर मैं ए यूनियन बी लिखना चाहूँगा तो वो वैल्यू आएगी 1, 2 एंड 3, मतलब अपने आप में ए जो सेट है वही आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड में बोला है कि एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट आ रहा है ए एंड बी, और एक सेट है बी जिसके अंदर ए बी और सी। इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। आप ध्यान से देख पा रहे हो जो ए है वो सबसेट है। अगर आपको सबसेट के बारे में नहीं पता आप 1.3 जाके चेक कर सकते हो, आपको सबसेट के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। What will be the A यूनियन B? तो आपसे बोला है कि इन दोनों का यूनियन बताओ, इस A का और इस B का। तो किस तरीके से निकालेंगे A यूनियन B? देखो A यूनियन B ऐसे निकलेगा, इसमें आने वाले एलिमेंट और इसमें आने वाले एलिमेंट विदाउट रिपीटिंग लिखना है। तो A, B, C। आप बोल सकते हो कि जो B के एलिमेंट होंगे वही आपके यूनियन के एलिमेंट होने वाले हैं। गॉट इट। लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट हैं, कुछ इस तरीके से हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का, अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ था, देन व्हाट विल बी द ए यूनियन बी? अभी बताया था मैंने, द ए यूनियन बी विल बी ओनली बी। अभी पीछे हमने प्रूव भी किया है ये कि अगर ए सेट बी का क्या हो, सबसेट हो, तो अगर आपसे कोई ए यूनियन बी के बारे में पूछे तो इक्वल होगा बी। क्लियर होगी? तो ए यूनियन बी इन दिस केस विल बी सेट बी। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सेट सी की वैल्यू, सेट डी की वैल्यू। बोला है कि ए यूनियन बी बताओ। तो ए यूनियन बी का मतलब है कि आपको दोनों के अंदर आने वाले कॉमन जो है उनको एक साथ एक बार लिखना है और टोटल आपको लिखना है। तो ए यूनियन बी विल बी व्हाट? तो ए यूनियन बी विल बी, ए के अंदर 1, 2, 3, 4 है, बी के अंदर 3, 4, 5, 6। तो दोनों में जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख दो, जैसे 1, 2, 3 दोनों में है तो 3 को 1 टाइम लिखना है, 4 को भी 1 टाइम लिखना है, 5 और 6 लिख सकते हो। दिस विल बी ए यूनियन बी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछे कि ए यूनियन सी बताओ, तो ए यूनियन सी का मतलब है ए के अंदर जो एलिमेंट है, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और सी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर जो यूनियन है दोनों को मिला के एक साथ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 भी लिखेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है ही नहीं, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव फर्दर। बी यूनियन सी बताओ, मतलब बी के अंदर आने वाले और सी के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को यूनियन में लिखो। तो 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 3, 4, 5, 6। अब 5 और 6 दोनों में आ रहे थे तो एक बार ही लिखना है, आगे लिखना है 7, 8। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ बी यूनियन सी। लेट्स मूव फर्दर। अब ये आपको खुद करना है, आराम से कर लोगे। अब ये वाला मैं आपको करके बताता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें क्या करना है, जो तीनों में आ रहा है उस कॉमन को लिखना है, उन सब सारी वैल्यूज को। तो यहाँ से स्टार्ट करता है 1, 2, 3, 4। 3, 4 पहले आ चुका तो नहीं लिखना, आगे लिखना है 5, 6। उसके बाद सी के अंदर क्या है, देखो 5, 6 ऑलरेडी आ चुका तो सिर्फ लिखना है 7 और 8। तो ये होगा ए बी सी का यूनियन। आपको लिखना है अब ए बी डी का यूनियन। दिस इज योर होमवर्क। लेट्स मूव। और बी सी डी का भी लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो। लेट्स मूव फर्दर। आपसे बोला है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट क्वेश्चन नंबर 1 अबव। अब इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 को देख के इंटरसेक्शन करना है, तो वो तो आप कर ही लोगे। इंटरसेक्शन मतलब चीजें कॉमन होना। इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
इंटरसेक्शन समझ आ जाएगा पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। एक सेट ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, एक सी दिया हुआ है, एक डी दिया हुआ है। बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ। अगर ए इंटरसेक्शन बी बताना होगा तो कॉमन ढूंढेंगे हम, ए और बी में से कॉमन ढूंढना है आपको। तो 3 5 7 9 11, 3 5 5 7 9 11, 7 9 11 13, इन दोनों में से कॉमन क्या है? तो देखो 11 दोनों में कॉमन है, 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 कोमा जो 11 होगा वो दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। क्लियर होगी बात? तो 9 एंड 11 यहाँ है, 9 एंड 11 यहाँ पे है। क्या 7 भी कॉमन है? यस 7 भी कॉमन है, तो आपको 7 भी लिखना होगा यहाँ पे। 7 इज ऑल्सो कॉमन, तो यू हैव टू राइट द 7 ऑल्सो, बिकॉज 7 इज हेयर एंड 7 इज हेयर। 13 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये जो वैल्यू होंगी वो इंटरसेक्शन वैल्यू होंगी। आगे चलते हैं। बोला है कि बी इंटरसेक्शन सी बताओ सेकंड पार्ट में। तो बी के अंदर और सी के अंदर आने वाले इंटरसेक्शन को बताना है, इजीली आप फाइंड कर लोगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट आप इजीली फाइंड कर लोगे। आपको कुछ नहीं करना। अब आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, बताता हूँ कैसे कन्फ्यूजन दूर करनी है। इसमें भी हो सकती है, चलो देखते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, थर्ड वाले को। पहले इसको देखते हैं, थर्ड वाले को। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ऐसे चीज़ लिखनी है, ऐसे एलिमेंट्स लिखो जो ए में सी में डी में कॉमन हो। तो देखते हैं ए में सी में डी में कॉमन है, तो ए के अंदर ये वैल्यूज़ हैं, सी के अंदर ये वैल्यूज़ है, डी के अंदर ये वैल्यूज़ हैं। तो ए सी डी में कॉमन वैल्यूज़ को इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ए के अंदर 3 5 7 9 11 है, यहाँ पे 11 और 13 और 15 है, यहाँ पे 15 और 17 है। तीनों में कॉमन हो, तीनों में बताओ, तीनों में कॉमन क्या है? नथिंग, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा 5, एम्प्टी सेट, नथिंग, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तीनों में कॉमन बोला है, तीनों में। ऐसा कोई नंबर बताओ जो तीनों में कॉमन हो। 2 में तो है लेकिन तीनों में। 3 5 7 11 और 9, यहाँ पे 11 आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 15 नहीं है। तो कॉमन नथिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी सेट। सिमिलरली इन दोनों को आप कर लोगे। इसको करने के लिए बी और सी को एक साथ मिला देना, इस वाली वैल्यू को एक साथ मिला देना, ठीक है, और इनमें से कॉमन ले लेना ए के साथ में। दैट्स इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। इसलिए आप इसको होमवर्क की तरह करोगे। द रिमेनिंग पार्ट इज योर होमवर्क, यू कैन इजीली सॉल्व, ठीक है, इजीली सॉल्व। एक एक क्वेश्चन को आप कर सकते हो। पॉज द वीडियो और आराम से करो। नीचे आंसर बताना है मेरे को, कमेंट में लिखना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अब हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7th क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में मामला दे दिया पूरा। आपको यहाँ पे नंबर नहीं दिए, जैसे आपको ऊपर दे रहे थे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। यहाँ पे आपको सिर्फ दे दिया कि x जो है वो सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ए सेट के अंदर सिर्फ नेचुरल नंबर को घुसा दिया, बी के अंदर क्या घुसा दिया? इवन नेचुरल नंबर घुसा दिए, ठीक है, नेचुरल नंबर है लेकिन इवन है, फिल्टर डाल दिया। सी के अंदर ऑड नेचुरल नंबर डाल दिए, और डी के अंदर प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनको डाल दिया। क्लियर हो गई बात? अब आपसे बोला है कि ये बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मतलब ए के अंदर और बी के अंदर कॉमन क्या आएगा? नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर के अंदर क्या कॉमन आएगा? तो ऑफ कोर्स कॉमन क्या आएगा? इवन नेचुरल नंबर ही कॉमन आएगा। क्यों? नेचुरल नंबर में तो सारे नंबर आ जाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इवन नेचुरल नंबर में सिर्फ इवन नंबर आते हैं, 2 4 6 इस तरीके से। तो दोनों में कॉमन क्या होगा? दोनों में कॉमन होगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन। आगे चलते हैं। ए और सी में कॉमन बताओ, सारे नेचुरल नंबर्स में, और ऑड नेचुरल नंबर में कॉमन क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन इसमें, और आपका 1 3 5 7 एंड सो ऑन इसमें कॉमन क्या होगा? ऑफ कोर्स आपका 1 3 5 7 ही कॉमन बचेगा, एंड सो ऑन। तो यही आपका ऑड नंबर ही क्या होंगे? आपके कॉमन होंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होना होता है। ए और डी के बीच में कॉमन बताओ, इंटरसेक्शन निकालो। तो नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर के बीच में कॉमन क्या आएगा? ऑफ कोर्स प्राइम नंबर आएगा 1 2 3 5 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर ही कॉमन आएगा। पूरे नंबर और प्राइम नंबर के बीच में क्या आएगा कॉमन? प्राइम नंबर ही आएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और प्राइम नंबर भी लिख सकते हो सीधा। बी और सी में आपको खुद बताना है, बाकी के आपको खुद करना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। कुछ तो होमवर्क करो यार। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पेयर सेट आर द डिसजॉइंट?
अब डिसजॉइंट वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें क्या डिसजॉइंट होगा, इन दोनों में डिसजॉइंट होंगे ये दोनों सेट की नहीं होंगे, यस और नो में आंसर देना है यार, सीधी बात है। डिसजॉइंट है तो यस, नहीं है तो नो। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है, जिसमें स्टेटमेंट में लिखा होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x जो है वो कुछ इस प्रकार है, नेचुरल नंबर है जिसमें 4 भी शामिल है और 6 भी शामिल है, मतलब 4 5 6 इस तरीके से है। और यहाँ पे है आपका 1 2 3 4, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है इसमें, और 4 5 6 में बिल्कुल क्या कॉमन है, 4, तो ये आपका डिसजॉइंट नहीं होगा। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, AEIOU CDEF, तो E कॉमन आ गया तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट, x इज एन इवन इंटीजर, इवन का मतलब 2 4 6, और x इज एन ऑड इंटीजर, तो क्या कॉमन हो सकता है, तो ये आपका डिसजॉइंट होगा। डिसजॉइंट होगा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, ऐसे दो सेट के पेयर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो उनको डिसजॉइंट बोलते हैं। तो डिसजॉइंट समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की, इसमें बोला है कि एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ इस प्रकार से डेटा दिया हुआ है, बी का, सी का, डी का। क्लियर होगी। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए के अंदर आने वाले जो डेटा होता है, ए के अंदर जो डेटा आया है उसमें से बी, जो बी का डेटा है वो माइनस कर दो। तो यहाँ पे देखते हैं बी के अंदर क्या कौन सा डेटा है जो ए के अंदर आ रहा है, तो 3 6 9, क्या यहाँ 3 है, नहीं है, तो 3 को लिख सकते हैं। क्या बी में 6 है, नहीं है, तो 6 को भी लिख सकते हैं। क्या 9 है, 9 को भी लिख सकते हैं। 12 है, बिल्कुल है, तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो गई। 15 है यहाँ पे नहीं है, तो 15 को लिख दो। 18 है, यहाँ पे 18 नहीं है, तो 18 लिख सकते हो। 21 यहाँ पे नहीं है, तो 21 को लिख सकते हो। तो दिस विल बी द वैल्यू, दिस विल बी द सेट ऑफ ए माइनस बी। गॉट इट। लेट्स मूव फर्दर। ए माइनस सी, बस वही है कि ए के सेट में से बी की वैल्यूज को माइनस कर देनी है, जो ए में है और बी में जो सी में है उसको माइनस करके लिख देनी है, दैट्स इट। तो यहाँ पे 3 6 9 12 15 18 21, इनमें से कोई भी अगर सी में है तो उसको हटा देना है, जैसे हमने पिछली बार हटा दिया था किसको, 12 को। इस तरीके से जो भी इसके अंदर आपको मिले उसको हटा देनी है। इस तरीके से आप a माइनस जी निकाल सकते हो, b माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस डी, सी माइनस बी कर सकते हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ईजी है, माइनस करना बहुत ईजी है। दिस इज द 10th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि एक x है सेट जिसके अंदर a b c d आ रहा है, और y है जिसके अंदर f b d g आ रहा है। आपको क्या करना है, फाइंड करना है x माइनस वाई। तो देखो अगर मैं x माइनस वाई फाइंड करूं तो कैसे करूंगा, ऐसी वैल्यूज लिखनी है जो x के अंदर है, y के अंदर जो है उनको हटा देनी है। तो a है इसके अंदर नहीं है, b है लेकिन b इसके अंदर है, तो b को हटा देना है, b को नहीं लिखना है। c है लेकिन y के अंदर नहीं है, तो ऐसी वैल्यूज जो x के अंदर हैं और y के अंदर नहीं है उनको लिख देनी है। ध्यान से सुनो, ऐसी वैल्यूज जो x के अंदर हैं और y के अंदर नहीं है उनको लिख देना है। c लिख दिया, d है तो इसको भी हटा देना है, तो वैल्यू बची सिर्फ a माइनस सी। क्लियर हो गई। y माइनस एक्स आप लिख सकते हो, x माइनस x इंटरसेक्शन y लिख सकते हो इजीली। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखना है इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट विल बी द रियल नंबर में से रैशनल नंबर। अगर रियल नंबर में से सारे के सारे रैशनल नंबर माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर विल बी द योर आंसर, आंसर विल बी योर इर्रेशनल नंबर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आपसे बोला है स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या फिर इनकरेक्ट या ट्रू और फॉल्स। देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोला है कि 2 3 4 5 एक सेट है, दूसरा सेट है 3 और 6 का, ये दोनों डिसजॉइंट है कि नहीं है, आर डिसजॉइंट। इन्होंने बोला है कि यस दिस इज डिसजॉइंट, बट डिसजॉइंट का मतलब है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो। यहाँ तो 3 कॉमन है, तो ये एक डिसजॉइंट नहीं है, तो ये चीज़ क्या होगी, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट गलत दे रखा है, ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट फॉल है। नेक्स्ट बोला है कि एक सेट है AEIOU, दूसरा सेट है ABCD, ये दोनों क्या डिसजॉइंट होंगे, तो देखो कॉमन आ गया, यहाँ पे A आ गया कॉमन, तो ये डिसजॉइंट नहीं होंगे, फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट।
आगे बोला है कि 2 6 10 14 और 3 7 11 15 ये दोनों डिसजॉइंट हैं। देखो बिल्कुल हैं, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है? तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे बोला है कि 2 6 10 और 3 7 11 डिसजॉइंट है, बिल्कुल है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीबडी, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इसकी ग्रोथ होगी तभी मैं अच्छा कंटेंट बना पाऊंगा। धन्यवाद।